हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमन राय एंड यू आर वाचिंग द एपिक लॉ। आज हम बात करेंगे बायबैक प्रोसीजर का, जो कि हमारा सीआरआई का फर्स्ट चैप्टर है। उसमें लास्ट में दे रखा है बायबैक प्रोसीजर। बायबैक प्रोसीजर को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें लीगल प्रोविजंस क्या है। तो लीगल प्रोविजंस क्या है? ठीक है। लीगल प्रोविजन। तो सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट कवर करता है बायबैक को। इसके कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स का नाम है कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल्स 2014। इफ इन केस अगर कंपनी लिस्टेड है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन 2018। अब ये कुछ प्री कंडीशन होती है, अगर बायबैक करना है तो ये प्री कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप बायबैक कर सकते हो। क्या प्री कंडीशन में? सबसे पहले अगर कंपनी को कोई भी काम करना है तो उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन होना चाहिए। बिना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऑथराइजेशन के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। या फिर आपको अगर ऑथराइजेशन नहीं है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप उससे पहले उसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इनकलकेट करवाएंगे। उसके बाद ही आप कोई काम कर सकते हैं। तो यहाँ पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन होना चाहिए। फिर जो बायबैक है वो अप्रूवल दो टाइप से हो सकता है, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव कर सकते हैं या तो उसको शेयर होल्डर अप्रूव कर सकते हैं। अब अपन देखेंगे कौन से केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव कर सकते हैं और कौन से केसेस में शेयर होल्डर अप्रूव कर सकते हैं, आगे का पार्ट है। लेकिन जो अप्रूवल है बायबैक के लिए, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अप्रूव करते हैं और शेयर होल्डर भी अप्रूव करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटम। ये जो क्वांटम है दे रखा है, ये इस पे ही डिपेंड करता है कि कौन अप्रूव करेगा, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल से अपन बायबैक करेंगे या शेयर होल्डर के अप्रूवल से बायबैक करेंगे। फिर जो भी लिस्टेड कंपनी है उसके केस में पोस्टल बैलेट से, जो अपनी मीडियम पोस्टल बैलेट से जो रेजोल्यूशन होगा वो पास होगा। लेकिन आज की डेट में अपनी ई वोटिंग हो चुकी है, तो ई वोटिंग मैंडेटरी बेसिस पे है, तो पोस्टल बैलेट की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से ये सिर्फ क्वेश्चन बनते हैं, बाकी सब किसी में से ऐसा कुछ क्वेश्चन बनने जैसा नहीं है। हर बार इसी में से क्वेश्चन बना है, जो है क्वांटम ऑफ बायबैक, जो कि बुक में थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में दे रखा है, तो समझने में दिक्कत जाती है। अब यहाँ पास एक अपन इसको और पढ़ लेते हैं कि कब कब अपन बायबैक नहीं कर सकते अपन। अगर पार्टली पेड अप शेयर कैपिटल है अगर आपकी कंपनी में, तो आप बायबैक नहीं कर सकते। अगर जो सिक्योरिटी है वो प्लेस्ड है ऑलरेडी, तो बायबैक नहीं कर सकते। और अगर सिक्योरिटी आपकी लॉक्ड इन है तो आप बायबैक नहीं कर सकते। फिर अगर आप अपन क्वांटम की बात करेंगे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब ऑथराइज है, कितने कितने परसेंटेज तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको अप्रूव कर सकते हैं बायबैक को, कि तो यहाँ पास लिखा है कि अप टू 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अप्रूव करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ 10% तक ही अप्रूव कर सकते हैं एक साल में बायबैक। अगर वो 11% करना चाहते हैं तो उनको शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, 10% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। वहीं पास अगर अपन शेयर होल्डर की बात करें, शेयर होल्डर कब अप्रूव कर सकते हैं, कितना क्वांटम अप्रूव कर सकते हैं, कि शेयर होल्डर के अप्रूवल से आप कितना जो बायबैक, कितने जो शेयर से कंपनी वापस ले सकती है। अब बायबैक के बहुत सारे फायदे होते हैं यार, जैसे कि हो सकता है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में कंपनी आगे बहुत बढ़ने वाली हो, तो उसको ऐसा है कि प्रमोटर की शेयर होल्डिंग बढ़ानी हो, या फिर उनको पता हो कि कंपनी आगे जाके उसकी वायबिलिटी बहुत ज्यादा, तो बायबैक कर लेती है। जैसे अभी न्यूक्लियर सिक्योरिटीज थी, सॉफ्टवेयर थी, तो उसने उन्होंने बायबैक किया, तो ऐसे ही बायबैक करते हैं। ठीक है। तो अगर शेयर होल्डर को बायबैक करना, शेयर होल्डर भी ज्यादा बायबैक नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि शेयर होल्डर 100% बायबैक कर लिया और डिलिस्ट करवा दिया, ऐसा नहीं। उसके प्रोविजन अलग है। तो एक साल में सिर्फ और सिर्फ अप टू 25% तक शेयर होल्डर अप्रूवल से आप बायबैक कर सकते हो। यहाँ मैंने लिखा है अदर देन इक्विटी। अब इसको समझते हैं, हाँ अदर देन इक्विटी क्यों लिखा है। 25% ऑफ किसका? पेड अप शेयर कैपिटल। अब देखेंगे ऊपर हमने लिखा था पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहाँ पर लिखा है पेड अप शेयर कैपिटल और प्लस फ्री रिजर्व। तो अगर शेयर होल्डर की अप्रूवल करवानी है, शेयर 25% तक लेना है, तो आप किसका किसका अप्रूवल लोगे? शेयर होल्डर का। और पेड जो 25% है वो किसका होना चाहिए, तो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का। लेकिन यहाँ पास एक कैच ये है कि अगर आपकी कंपनी जो है वो इक्विटी शेयर का बायबैक कर रही है, तो इक्विटी शेयर के लिए लिमिट अलग है, जो कि पेड अप शेयर कैपिटल की लिमिट नहीं है। वहां पास क्या आएगा? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हमेशा याद रखना, अगर इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हो आप, तो 25% किसका हो जाएगा? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का, ना कि पेड अप शेयर कैपिटल। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है अदर देन इक्विटी। दैट मीन्स अगर मैं प्रेफरेंस शेयर बायबैक कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पास लूंगा पेड अप शेयर कैपिटल, लेकिन वहीं पास अगर मैं इक्विटी शेयर बायबैक कर रहा हूँ तो यहाँ पास मैं लूंगा 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, ना कि शेयर कैपिटल। यहाँ पास अब वापस से पढ़ते, तो इफ बाय शेयर होल्डर कितना अप्रूव कर सकते हैं? अप टू 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, अगर वो अदर देन इक्विटी है। लेकिन बट मैक्सिमम इन द फाइनेंशियल ईयर शेयर होल्डर कैन अप्रूव बाय स्पेशल रेजोल्यूशन अप टू 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। ठीक है। फिर अपने यहाँ पर अपन बात करते हैं फंडिंग। तो फंडिंग पैसे कहाँ से आएंगे भाई? अगर बायबैक करना है तो अपन को प्रोसीड्स पैसे देने पड़ेंगे ना शेयर होल्डर को, जो भी अपने शेयर वहाँ पर टेंडर कर देगा। तो फ्री रिजर्व से आप पैसे ले सकते हो। आप सिक्योरिटी, जहां भी फ्री रिजर्व होता है वहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम ऑटोमेटिक आता है, और प्रोसीड्स ऑफ इशू, जो भी जो हम कोई और सिक्योरिटी इशू करके और ये बायबैक कर सकते हैं, ऐसे लिखा। बट नॉट सेम काइंड ऑफ इशू। अब मान लीजिए मैं इक्विटी शेयर मुझे बायबैक करना है, तो वापस इक्विटी शेयर इशू कर दूं, तो उसका मतलब कोई सेंस नहीं बनता है।
हो सकता है मुझे एक टाइप की सिक्योरिटी बढ़ानी हो और एक दूसरे टाइप की सिक्योरिटी कम करनी हो, जैसे कि मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट में प्रेफरेंस देना पड़ता है, तो हो सकता है मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर कम करना हो और इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ाना हो, तो मैं ये कर सकता हूँ वाइस वर्सा। लेकिन मैं ऐसे सेम सेम सिक्योरिटी से इशू और रिडम्पशन नहीं कर सकता, इशू और रिडीम नहीं कर सकता। अब यहाँ पास आता है आफ्टर बायबैक। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में वो पूछता है कि क्या हम बायबैक कर सकते हैं, तो अपन का इक्विटी वाला तो मैच जाता है, लेकिन वो जो आफ्टर बायबैक वाली रेशियो होती है ना, ये डेट इक्विटी रेशियो, ये मैच नहीं होते और लोग लिख कर आ जाते हैं कि हाँ कर सकते हैं अपन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो आफ्टर जो डेट इक्विटी रेशियो होता है बायबैक करने के बाद, वो हमेशा 2:1 का होना चाहिए। 2:1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए आता है डेट अपॉन इक्विटी। अब इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व, तो हमेशा रखना है, मान लीजिए डेट अगर मेरा 100 है तो मेरा इक्विटी कितना आएगा, तो अभी यहाँ पे मैंने लिखा है इक्विटी और ये फ्री रिजर्व। अब इसमें लिखा है माइनस कर देना बायबैक के शेयर्स, तो जैसे ही मैं यहाँ पास इक्विटी लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पास मैं जितने मैंने शेयर्स बायबैक किए मैं उसे माइनस कर दूंगा। फिर वही सेम हाल फ्री रिजर्व के साथ, जो जितने मैं फ्री रिजर्व यहाँ पास लिख रहा हूँ ना, उसमें से मैंने कितने पैसे बायबैक के लिए दे दिए हैं उसको मैं माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पास मेरा आ जाएगा डेट, ये पूरा आ जाएगा ऊपर डेट, और फिर यहाँ पास आ जाएगा इक्विटी और फ्री रिजर्व, उसमें से मैं कितना माइनस कर दूंगा जितना मैंने बायबैक कर लिया ऑलरेडी, तो उसमें से मैं उतने पैसे माइनस कर दूंगा और फिर डिवाइड कर दूंगा डेट डेट अपॉन इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व। तो मेरा अगर रेशियो आता है 2:1 तो ओके, लेकिन अगर 2:1 से ज्यादा आता है तो मैं बायबैक नहीं कर सकता, वो आइडियल रेशियो नहीं है। फिर आता है इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी में कौन सी अपनी ये है, एक एनबीएफसी और एक है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो इसका डेट इक्विटी रेशियो 6:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा है। फिर लिखा है द शेयर्स कैन 1 ईयर गैप बिटवीन द टू बायबैक, यहाँ बस लिखा है कि अगर आप ये दो बायबैक के बीच में 1 साल का मिनिमम गैप तो होना ही चाहिए। फिर प्रोसीजर की बात करते हैं अपन, तो प्रोसीजर किसके लिए है, फॉर प्राइवेट एंड अनलिस्टेड कंपनी, याद रखिएगा। लिस्टेड की लिस्टिंग रेगुलेशन लगते हैं, अपन ये रूल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मैंने प्रोसीजर पूरा बना रखा है, मतलब पूरी बुक में बहुत ज्यादा दे रखा है, लेकिन इससे अपन का एक बार में पूरा प्रोसीजर हो जाता है। अब देखिए यहाँ मतलब 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। अब ये मान लीजिए कंपनी है, ठीक है, इसे बायबैक करना है, तो बायबैक करने का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है इसका, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, ये ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कंपनी को बायबैक करना है, तो बायबैक करने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको SH8 देना पड़ता है। SH8 मतलब कि लेटर ऑफ ऑफर, आपको लेटर ऑफ ऑफर देना पड़ता है, किसको, आरओसी को देंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप अपना होता है कि अपन को SH8 देना है, आरओसी को देना है, और उनकी जो जो लेटर ऑफ ऑफर होगा वो क्या होगा, साइंड होगा, साइंड बाई 2 डायरेक्टर। अब इसमें लिखा है 2 डायरेक्टर, उसमें से वन जो होगा वो मैनेजिंग डायरेक्टर होना ही चाहिए। अगर आप कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर है तो उसमें से एक कोई जो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप में क्या कंपनी क्या करेगी, SH9 देगी। SH9 क्या होता है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी होता था कि हम सॉल्वेंट है और शेयर होल्डर को पूरा पैसा दे सकते हैं, तो आप इसको दोगे, आरओसी को दोगे और सेबी को दोगे, किस में दोगे, SH9 में। फिर सेम कंडीशन, साइंड बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर एंड वन शैल बी मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, ये प्रोसीजर हो गया। फिर उसके बाद अपना ये थर्ड स्टेप क्या आता है, ये थर्ड स्टेप क्या आता है, लेटर ऑफ ऑफर जो है वो शैल बी डिस्पैच टू द शेयर होल्डर विद इन 21 डेज, 21 दिन के अंदर। जहां से हमने आरओसी को भेजा वहां से अपन को 21 दिन के अंदर शेयर होल्डर को भेज देना है कि शेयर होल्डर भाई इसको अप्रूव कर दो और आप अपने शेयर हमको टेंडर कर दो। फिर इसकी जो वैलिडिटी होती है, उसमें क्या लिखा है, जो ऑफर फॉर बायबैक होता है वो रिमेन ओपन रहता है 15 डेज तक मिनिमम और 30 डेज तक मैक्सिमम। लेकिन हम ये 15 डेज से भी कम कर सकते हैं, कब, अगर सारे शेयर होल्डर उस चीज को अप्रूव कर दे कि हाँ सारे शेयर होल्डर ने अपने शेयर टेंडर कर दिए। और जब 100% शेयर होल्डर ने शेयर ही टेंडर करे तो 15 डेज मिनिमम देने का और 30 डेज मैक्सिमम देने का कोई सेंस नहीं बनता है, कि सब शेयर होल्डर तो उन्होंने अपने सारे शेयर तो टेंडर ही कर दिए, तो इतना टाइम देने का क्या ही मतलब। तो अगर 100% शेयर होल्डर अप्रूवल हो जाता है और 100% शेयर होल्डर अपने शेयर टेंडर कर देते हैं, तो फिर आपको ये 15 डेज वाला क्राइटेरिया पूरा करने की जरूरत नहीं है। फिर ठीक है, फिर आप वैलिडिटी करेंगे। ठीक है, आपने ये 15 डेज वाला प्रोविजन हो गया। फिर क्या लिखा है कि इफ टेंडर्ड मोर शेयर्स, अगर मान लीजिए कि मुझे सिर्फ मेरे पास शेयर कैपिटल मेरी जो इशूड थी वो 1000 थी और उसमें से मुझे सिर्फ 100 ही शेयर्स बायबैक करने थे। लेकिन अब वहां पास लोगों ने 200 शेयर्स बायबैक करने के लिए ऑफर कर दिए, तो मैं फिर प्रोपोर्शनेटली बायबैक कर लूंगा, ये लिखा है कि आप बायबैक फिर प्रोपोर्शनेटली कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अपना आता है, ये तो हो गया कितना, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ फिफ्थ पार्ट तक हो गया। फिर जैसे ही यहाँ पास ये जो अपना वाला पार्ट था ना, यहाँ पास जैसे ही अपना 15 या 30 डेज जो भी हमारा था या फिर जो हमारे शोल्डर का अप्रूवल थे वो सारे आ गए। उसके बाद से जो जैसे ही अप्रूवल पूरी मिल जाती है उसको अपन बोलते हैं क्लोजर। तो जैसे ही हमारा क्लोजर हुआ, क्लोजर से अब दो तीन प्रोसीजर है, क्या, जैसे ही क्लोजर हुआ वहां से अपन को 15 डेज के अंदर वेरिफिकेशन कर देना है। वेरिफिकेशन कंपनी कर देगी, क्या वेरीफाई करेगी कि जो भी आपने शेयर्स दिए वो एकदम करेक्ट है, और उसको या तो रिजेक्ट करेगी या तो उसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो यहाँ बस लिखा हुआ है कि डीम टू बी एक्सेप्टेड। अगर अगर यहाँ पर 15 डेज के अंदर वेरीफाई करके उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करते हो आप,
तो 21 दिन के अंदर हम ये मान लेंगे कि आपने उसको रिजेक्ट नहीं किया है अगर, तो उसको हम डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लेंगे कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है ऐसा। और जो वेरिफिकेशन होगा ये आपको विद इन 7 डेज के अंदर हमको जैसे जहां से हमारा वेरिफिकेशन हो गया, जैसे मान लीजिए क्लोजर था, क्लोजर हुआ, यहाँ से 15 डेज के अंदर हमको वेरिफिकेशन कर लेना, और वेरिफिकेशन जैसे ही आपने वेरीफाई कर लिया एक्सेप्ट और रिजेक्ट, तो आपको 7 दिन के अंदर ये आपको यहाँ पर या तो पेमेंट कर दो इफ एक्सेप्टेड, या तो रिटर्न को जो शेयर सर्टिफिकेट उन लोगों ने दिए थे उसको आप वापस कर दो। याद रहेगा, जैसे ही क्लोजर हुआ, क्लोजर करने के बाद 15 डेज के अंदर आप इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद जिस दिन वेरीफाई किया वहां से 7 दिन के अंदर आपको या तो पेमेंट कर देनी है या तो आपको शेयर सर्टिफिकेट वापस कर देना है। और अगर आपने ये प्रोसीजर 15 डेज वाला 7 दिन वाला प्रोसीजर नहीं किया, तो हम मान लेंगे कि 21 दिन के अंदर आपने आपने कोई मैसेज रिप्लाई तो दिया ही नहीं कि एक्सेप्ट किया रिजेक्ट, तो हम मान लेंगे 21 दिन के अंदर कि आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो आपने उस चीज को रिजेक्ट नहीं किया और आपने बायबैक एक्सेप्ट कर लिया ऐसा। फिर यहाँ पास लिखा है क्लोजर से ही, क्लोजर में क्या लिखा है कि आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और वहां आपको सारे पैसे डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। फिर यहाँ पास क्या लिखा है, 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर आप जैसे ही क्लोजर हुआ 7 दिन के अंदर आप सारे शेयर्स को एक्सटिंग्विश कर देंगे। और 6 महीने के अंदर आप क्लोजर से 6 मंथ्स के अंदर आप क्या करेंगे, शेल नॉट इशू सेम शेयर। सो जैसे ही क्लोजर हुआ ना वहां से आप 6 महीने तक कोई सेम शेयर को आप इशू नहीं कर सकते। यहाँ जो हमने कंडीशन पढ़ी थी ऐसा है कि आप सेम बायबैक नहीं कर सकते पूरे 1 साल तक, लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है कि सेम शेयर्स आप क्लोजर के 6 महीने तक आप जो सेम शेयर्स है आप उसको इशू नहीं कर सकते। लेकिन कर सकते कब आप इशू कर सकते हैं, जब आप बस बोनस इशू लेकर आ रहे हो, आप कन्वर्जन ला रहे हो, आप वारंट्स ला रहे हो, है ना, स्टॉक ऑप्शन स्कीम ला रहे हो या स्वेट इक्विटी शेयर्स ला रहे हो, तो आप ये 6 महीने के अंदर ये सारी चीजें कर सकते हैं। फिर यहाँ पास कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन लिखी हुई है कि नॉट इशू न्यू शेयर्स इंक्लूडिंग बायबैक टिल क्लोजर। जब तक हमारे क्लोजर चल रहा है यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारे SH8 से और ये क्लोजर तक, है ना, आप कोई भी शेयर्स इशू नहीं कर सकते, यहाँ से इतना ही कहने की कोशिश कर रहे हैं। फिर लिखा है शेल नॉट विड्रॉ, जैसे ही मैंने एक बार अगर अनाउंस कर दिया कि मेरे को बायबैक करना है तो मैं इसको विड्रॉ नहीं कर सकता। फिर लिखा है कि बोरोइंग, जो आप उधार के पैसे से आप बायबैक नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने उधार ले लिया और बायबैक कर लिया। ऐसे तो हर कोई करने लग जाए कि भाई लोन ले लिया और लोन करके अपने शेयर्स बायबैक कर लिया, अपने शेयर्स बढ़ा दिए और फिर उसको आप वही जो शेयर्स बढ़ा है उसको जाके प्लेज कर दिया और फिर उसी से उसको एज अ कोलेटरल ले लिया अपने शेयर्स को। तो ये सब नहीं चलेगा, तो आप बोरो करके आप शेयर्स इशू नहीं, आप शेयर्स बायबैक नहीं कर सकते। फिर यहाँ पास लिखा है सो प्रोसीड्स फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ शेयर्स। तो मैंने वही ऊपर अपनी कंडीशन पढ़ी ना, क्योंकि तो वैसे भी कंडीशन नहीं है कि आप सेम काइंड ऑफ शेयर को इशू करके आप बायबैक नहीं कर सकते। फिर लिखा है बोर्ड रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन से, बोर्ड रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन से ये जो यहाँ पास लिखा है कंप्लीट हो जाना चाहिए बायबैक किस दिन में। ये देखिए बोर्ड रेजोल्यूशन, जैसे मैंने यहाँ पास ये था ना कि मैंने ये यहाँ तो बोर्ड रेजोल्यूशन वाला नहीं, ये तो यहाँ पास तो हम ये कर रहे हैं कि आप बायबैक को एक्सेप्ट कीजिए और अपने शेयर टेंडर कीजिए। लेकिन हमने जो यहाँ पास किया था ना ये शेयर होल्डर अप्रूवल और ये बोर्ड अप्रूवल, यहाँ से 1 साल के अंदर ये लिखा है बोर्ड अप्रूवल से 1 साल के अंदर आपका जो बायबैक है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब ये जो सारा प्रोसीजर है, ये पूरा 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रजिस्टर, आपको जो रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा SH10 में। और जैसे ही आपका ये सब खत्म हो जाता है आपको एक रिटर्न ऑफ बायबैक डालना पड़ेगा SH11 में ROC को। और इसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट ऐड करना पड़ेगा SH15 में, जो कि साइंड बाय वही 2 डायरेक्टर्स, वन शैल बी मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि सर्टिफाई करेंगे कि सारा कंप्लाइंस हमने प्रॉपर किया है। तो ये था आपका बायबैक रेगुलेशन प्राइवेट और अनलिस्टेड कंपनी के लिए। बहुत ही शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में समझाया है, एक दो बार देखेंगे तो आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।